हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अनुलेखन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस प्रकार से होता है यह डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि अनुलेखन इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुलेखन अनुलेखन प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है, जिसमें एक डीएनए क्या होता है, सांचे की तरह काम करता है, दूसरा डीएनए सांचे की तरह कार्य नहीं करता। अनुलेखन प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। यह कोशिका है तो कोशिका में यहाँ पे होता है, केंद्र में होता है केंद्रक, और इसी केंद्रक के अंदर यहाँ पर क्या होती है, अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। कहाँ पे होती है, केंद्रक के अंदर होती है। अगर वह यूकैरियोटिक कोशिका है तो, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो वहाँ पे केंद्रक नहीं होता है, तो कोशिका के मध्य में जो भाग होता है उसे केंद्रकाय कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे मान लीजिए जीवाणु है तो यहाँ पे जो मध्य भाग होता है, यहाँ पे अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, जिसे केंद्रकाय कहा जाता है। अनुलेखन की प्रक्रिया में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। तो जो आरएनए होता है यह विभिन्न प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं आरएनए के। एक होता है एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, या संदेशवाहक आरएनए, ट्री आरएनए अर्थात ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से सूचनाओं को लेकर के कोशिका द्रव में आता है, जहां पे उन सूचनाओं के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, क्योंकि यह केंद्रक से संदेश को लेकर के कहाँ पे जाता है, कोशिका द्रव्य में जाता है। ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो एक एक अमीनो अम्लों को पकड़ करके लाता है राइबोसोम्स के पास। ठीक है, तो इसको हस्तांतरण आरएनए कहते हैं या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का निर्माण करता है, राइबोसोम्स में पाया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के आरएनए हैं। मुख्य रूप से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो क्या करता है, सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड तथा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो देखिए, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये आरआरएनए का निर्माण करता है। किसका, आरआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है ये एमआरएनए का निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये राइबोसोमल आरएनए में 5S आरएनए का निर्माण करता है और प्लस ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो यूकैरियोट में ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन प्रोकैरियोट में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, समझ में। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कैसे होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुलेखन इकाई क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन
यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अनुलेखन इकाई की बात करते हैं या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है या अनुलेखन इकाई होता है, ठीक है, जहाँ पे अनुलेखन होता है उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई कहते हैं। देखिए, इसमें कुल 3 भाग होते हैं। जो एक अनुलेखन इकाई होती है उसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है पहला भाग उन्नायक, और अंतिम भाग होता है समापक, और बीच वाला जो भाग होता है इसे संरचनात्मक जीन कहते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं अनुलेखन इकाई में, 3 भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। देखिए, इसमें जो उन्नायक होता है इसे प्रमोटर कहा जाता है, इंग्लिश में प्रमोटर। ठीक है, और जो समापक होता है इसे टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर। और संरचनात्मक जीन को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रमोटर होता है, यहाँ से जीन का शुरुआत है, तो प्रमोटर क्या होता है, जीन से पहले वाला भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले वाला भाग होता है। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, या नहीं जानते तब भी ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। जो डीएनए है इसमें से केवल एक ही सूत्र क्या होता है, सांचे की तरह कार्य करता है। ठीक है, केवल एक ही सूत्र। तो कौन सा सूत्र सांचे की तरह कार्य करने वाला है, जो इसमें देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला एंड होता है, यह सांचे की तरह कार्य करता है। कौन सा एंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो सेगमेंट है यह क्या करेगा, सांचे की तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो जो टेम्पलेट की तरह काम करता है, सांचे की तरह काम करता है, इस खंड को कहा जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यह कौन सा स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा हो गया, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, या इसको हम नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रैंड है इसके अपोजिट, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वह क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ऊपर वाले स्ट्रैंड को क्या बोला जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इनका जो स्ट्रैंड है, यह कौन सा स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और इसको नॉन कोडिंग कहते हैं, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके विपरीत इसके सॉरी, इसके 5 प्राइम सिरे की तरफ, किस सिरे की तरफ, 5 प्राइम सिरे की तरफ क्या होता है, प्रमोटर या उन्नायक होता है। क्या होता है, प्रमोटर या उन्नायक होता है। यह ऐसा भाग होता है जहां पर एडेनिन और थायमिन की अधिकता होती है। किसकी, एडेनिन और थायमिन की अधिकता होती है। यह एटी रिच रीजन होता है, एडेनिन और थायमिन की अधिकता होती है। तो इसी भाग को क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह किसकी तुलना में, ग्वानिन और साइटोसिन जो कि 3 बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, ये ज़्यादा मजबूत होगा, यह कम मजबूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए उन्नायक के पास क्या होते हैं, एडेनिन और थायमिन की अधिकता होती है। इसी स्थान पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने वाला है। कौन जुड़ता है वहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। ठीक है, उन्नायक के स्थान पे, और उसके बाद फिर वह क्या करता है, आगे अनुलेखन की प्रक्रिया को करता है। ठीक है, अब देखिए, जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ समापक होता है या टर्मिनेटर होता है, और टर्मिनेटर में ग्वानिन और साइटोसिन की क्या होती है, अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता होती है।
दोनों के बीच में जो स्थित भाग होता है डीएनए का खंड होता है, इसे संरचनात्मक जीन कहते हैं या स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीन पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो जीन होता है वह कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट का जीन, यूकैरियोट का जीन कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब दोनों का मतलब क्या है समझ लीजिए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखिए सिस्ट्रॉन शब्द आया है, कौन सा शब्द, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, डीएनए का वह खंड जो एक किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कोड करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, इंट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल सिस्ट्रॉन ही पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता, इंट्रॉन नहीं पाया जाता। ये ऐसे डीएनए के खंड होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, कोडिंग होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, जो जीन होता है उसमें केवल सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के जो सिस्ट्रॉन है वो एक साथ जुड़े रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है, किसमें, प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशंस होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, सिस्ट्रॉन के बीच में इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोट में केवल सिस्ट्रॉन पाया जाएगा, यूकैरियोट में इंट्रॉन और सिस्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। मान लीजिए ये एक डीएनए का खंड है और यहाँ पे देखिए इसके बीच में यहाँ पे है ये सिस्ट्रॉन और यहाँ पे क्या है, इंट्रॉन है। ये देखिए ये हो गया इंट्रॉन, 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 और यह क्या है, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन। तो ये कैसे है, कोडिंग रीजन है और ये कैसा है, नॉन कोडिंग रीजन है। तो इस प्रकार का जो जीन होता है किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होगा, ये इंट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, सभी क्या होंगे, सिस्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो संरचना है यह किसकी थी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की थी या अनुलेखन इकाई की थी। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं कि अनुलेखन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अनुलेखन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो कोशिकाएं आप लोग जानते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोनों में क्या होती है, थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है और हम लोग अनुलेखन प्रक्रिया को एक साथ क्या करेंगे, दोनों में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोट में क्या होगा और यूकैरियोट में क्या होगा। ठीक है, तो अनुलेखन की प्रक्रिया या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। देखिए अनुलेखन के लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर या कारक की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होगी, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आरएनए पॉलीमरेज बनाया जाएगा। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो अनुलेखन प्रक्रिया होती है यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला स्टेप होता है प्रारंभन, दूसरा स्टेप होता है दीर्घीकरण और तीसरा स्टेप होता है समापन। तीसरा स्टेप क्या होता है, समापन होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रारंभन, जिसको इंग्लिश में इनिशिएशन कहते हैं, इनिशिएशन। ठीक है,
इनिशिएशन, शुरू करना, प्रारंभ करना। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक इनिशिएशन फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर? प्रोकैरियोट के लिए इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। इनिशिएशन फैक्टर क्या है? सिग्मा। ठीक है, यह क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करके, इसके साथ बाइंड करके कहाँ पे बांधने में मदद करता है? जो उन्नायक रीजन होता है यहाँ पे इसको बांधने में सहायता करता है, वह वहाँ पे उसको ले जा करके बांध देता है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रारंभन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा है, यह जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? जा करके कहाँ पे जुड़ जाता है? प्रमोटर वाले भाग पे जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ने के बाद और यहाँ पे क्या होता है? एडेनिन और थाइमिन की अधिकता होती है। तो यह क्या करता है? जो हाइड्रोजन बंध होते हैं डीएनए के बीच में, उनको क्या करता है? तोड़ देता है, और जिससे क्या होता है? एक खुला कॉम्प्लेक्स बन जाता है या एक सम्मिश्र बन जाता है। इसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है यह क्या करता है? केवल एक कितना जैसे ही केवल एक न्यूक्लियोटाइड को, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ देता है। ठीक है, प्रारंभन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, या प्रारंभन हो जाता है। केवल एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रारंभन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, किसकी बात करते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में जो इनिशिएशन फैक्टर होता है वो होता है यूकैरियोट के लिए, किसके लिए? यूकैरियोट के लिए क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? जा करके आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है और वह कहाँ पे उसको बांध देता है? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये नहीं जुड़ता है। ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो रीजन है प्रमोटर रीजन, यूकैरियोट में यहाँ पे पाया जाता है टाटा बॉक्स। क्या पाया जाता है? टाटा बॉक्स। क्योंकि यहाँ पे कौन सा रीजन होता है? TA-AT रीजन होता है। किसमें? यूकैरियोट में। ठीक है, ये जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर में TA-AT रीजन होता है, और इसी को बोला जाता है टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं, टाटा बॉक्स। ठीक है, तो ये जो टाटा बॉक्स है कहाँ पे होता है? प्रमोटर रीजन में। ठीक है, प्रमोटर रीजन में जो टाटा बॉक्स है उसको पहचानने का काम करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। कौन बाइंड करता है? पहचानता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे जाकर के कौन जुड़ता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जाकर के जुड़ जाता है। इसके बाद इनिशिएशन फैक्टर, कौन सा फैक्टर? इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड F। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड F होता है, ये फैक्टर जुड़ जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि यूकैरियोट में जो प्रमुख एंजाइम होता है मैसेंजर आरएनए बनाने वाला, कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है। तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है? TBP, और क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड F, जो क्या करते हैं? आरएनए, अब ये टाटा बॉक्स से कौन जुड़ गया? TBP जुड़ गया, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। फिर इनिशिएशन फैक्टर F क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ करके आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे जोड़ देता है। किसकी तरह काम करेगा? ये जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड F है, सिग्मा फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो यह क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ पे जोड़ने में सहायता करता है? प्रमोटर रीजन पर जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, समझ में? तो इस तरह से क्या होती है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रारंभन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया ना? तो बस फैक्टर क्या है? अलग अलग होते हैं दोनों में। इसके बाद क्या होगा?
इलांगेशन होगा या दीर्घीकरण। पहला स्टेप क्या है? प्रारंभन। दूसरा स्टेप क्या है? दीर्घीकरण। दीर्घीकरण को क्या बोलते हैं? इलांगेशन कहा जाता है, इलांगेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इलांगेशन की या दीर्घीकरण की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो फैक्टर होता है, दीर्घीकरण फैक्टर या इलांगेशन फैक्टर, वो होता है NUSA, NUSA। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है NUS आकर के जुड़ता है RNA पॉलीमरेज से, ठीक है, तुरंत उसी समय जो सिग्मा फैक्टर है यह क्या होता है? बाहर रिलीज हो जाता है, जो जुड़ा था। इसका काम क्या करना था? प्रारंभ करना। प्रारंभ करके यह निकल जाता है। इसके बाद कौन आता है? NUSA। इसका काम है दीर्घीकरण करना। तो जब तक क्या होता है, RNA पॉलीमरेज मैसेंजर RNA का निर्माण करता रहता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहता है, तब तक साथ में क्या होता है? NUS क्या होता है? इसके साथ जुड़ा रहता है और RNA पॉलीमरेज को क्या करता है? प्रेरित करता रहता है। तो RNA पॉलीमरेज क्या होता है यहाँ पे? किस दिशा में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। यह कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम। 5 प्राइम एंड है। ठीक है, किस सूत्र पे यह निर्माण करेगा? ये जो 3 प्राइम है और ये क्या होगा? 5 प्राइम। ठीक है, तो इस पे क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में mRNA का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और mRNA क्या होता है? छिलके की भांति क्या होता है? बाहर निकलता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, जो RNA पॉलीमरेज है, यह क्या है? RNA पॉलीमरेज है ना, ये RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, दीर्घीकरण करते हुए किस स्थान तक? समापक वाले भाग तक क्या होता है? अंत में पहुंच जाता है। ठीक है, क्या होता है? समापक वाले भाग तक अंत में पहुंच जाता है। तो इसके बाद अब जब अनुलेखन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो क्या होगा? यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? समापन। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलांगेशन फैक्टर क्या होता है प्रोकैरियोट में? NUSA। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में इलांगेशन फैक्टर होता है ELL और IF, सेकेंड H, इलांगीन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इलांगेशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये इनिशिएशन फैक्टर होता है। ये क्या होता है? ये इनिशिएशन फैक्टर है H, ELL, इलांगीन और S3। यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या होते हैं? तीनों इलांगेशन फैक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं? RNA पॉलीमरेज को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं अधिक दर में क्या करने के लिए? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए या निर्माण करने के लिए RNA का। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, जो दर होती है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की, वह लगभग 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होता है। कितना? 50 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? पर सेकेंड में क्या होता है? RNA पॉलीमरेज ऐड करता रहता है या जोड़ता रहता है। ठीक है ना, समझ में? तो क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे RNA पॉलीमरेज मैसेंजर RNA का निर्माण करते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है? समापक खंड के पास पहुँच जाता है। ठीक है, अब जब ये समापक खंड के पास पहुंचता है तो समापन की प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, सामान्यतः हमने कहा कि जो समापक होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता होती है, तो यहाँ पे जो बंध है वह अधिक मजबूत होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे जिसके कारण क्या होता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? हेयर पिन लाइक। समापक के पास इस तरह से संरचना बनती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? समापन की प्रक्रिया को कर देता है या टर्मिनेशन कर देता है। क्या कर देता है? टर्मिनेशन या समापन कर देता है। इसके आगे RNA पॉलीमरेज नहीं जा पाता। यहाँ पे पहुँचने के बाद RNA पॉलीमरेज क्या होता है? बाहर निकल जाता है। या कभी कभी क्या होता है, समापन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा होता है या फैक्टर के द्वारा, जिसको रो प्रोटीन या रो फैक्टर कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? रो प्रोटीन या रो फैक्टर के द्वारा। तो ये रो फैक्टर आकर के किससे जुड़ता है? RNA पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। और इसके बाद जैसे ही रो फैक्टर क्या होता है? जुड़ता है, तो ये ATP
की ऊर्जा को यूज़ करता है। इसके साथ साथ रो फैक्टर के जुड़ने के बाद तुरंत क्या होता है, जो भी यहाँ पे इलांगेशन फैक्टर था, आरएनए पॉलीमरेज था, क्या होते हैं, सब इस डीएनए से अलग हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए भी क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रो डिपेंडेंट क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, जो क्या करता है, टर्मिनेशन करता है या समापन करता है। ठीक है, समझ में? इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे समापन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सामान्यतः जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट में विशेष प्रकार के टर्मिनेशन प्रोटीन होती हैं, टर और टस प्रोटीन पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, रो फैक्टर की तरह क्या करते हैं, टर्मिनेशन प्रक्रिया करते हैं या समापन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर अनुलेखन प्रक्रिया होती है। सामान्यतः आपने ये जो प्रोसेस देखा प्रोकैरियोट में है, और हम लोगों ने साथ साथ में यूकैरियोटिक फैक्टर की भी बात की, इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। लेकिन क्या होता है कि जो यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट में एक विशेष प्रक्रिया इसके साथ साथ होती है जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो प्रोकैरियोट में तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है यह मैच्योर होता है, लेकिन यूकैरियोट में ये मैसेंजर आरएनए क्या कहलाता है, प्री एम आरएनए कहलाता है। तो ये अभी इमैच्योर है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री एम आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, ये जो प्री एम आरएनए होता है इसमें क्या किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग किया जाता है, इसमें काट छांट किया जाता है, जिसके बाद यह क्या होता है, मैच्योर होता है। क्या होता है, मैच्योर होता है, और फिर वहाँ से निकल करके, केंद्रक से निकल करके कोशिका द्रव्य में जाता है, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, तो इसे संबंधन कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग या संबंधन कहते हैं। तो यूकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनता है, क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का। तो चलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये है प्री एम आरएनए। क्या होता है, प्री एम आरएनए। तो यह मैच्योर नहीं है, यह परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा बना, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका क्या किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग किया जाता है। तो जैसे ही क्या होता है, जब ऐसे डीएनए है, इस डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता रहता है, उसी समय साथ में ही क्या होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रमुख स्टेप होते हैं, कार्य किए जाते हैं। पहला जो है वह ये है कि इसका जो 5 प्राइम एंड होता है, और ये कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड किया जाता है, एक 7 मिथाइल ग्वानोसिन का कैप लगा दिया जाता है। इस पे क्या ऐड किया जाएगा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन का कैप ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इस एंड पे 5 प्राइम एंड पे 7 मेथिल ग्वानोसिन का कैप ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो कैप होता है या जो टोपी होती है, यह मैसेंजर आरएनए को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसको विघटित होने से रोकती है। ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद क्या होता है, साथ साथ में यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस है, इसमें ये जो इंट्रॉन वाले खंड हैं, कौन से खंड, इंट्रॉन, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वह क्या है, इंट्रॉन है। बाकी जो रेड कलर का है वह क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, रेड कलर का पार्ट क्या है, एक्सॉन है। तो ये कोडिंग है एक्सॉन वाला, और जो इंट्रॉन है वह क्या है, नॉन कोडिंग है। तो इसको क्या किया जाता है, काट करके अलग कर दिया जाता है। कैसे काट करके अलग किया जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे लूप बनता है, और
इनको काट करके अलग कर दिया जाता है और जो खंड होते हैं एक्जान के उन खंडों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लूप बनता है और ये दोनों खंड एक्जान वाले खंड क्या होते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो इंट्रॉन है ये लूप बन करके क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, काट करके इनको क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, एक लास्ट में हमको एक मैच्योर mRNA मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक मैच्योर mRNA ये मिल गया मैच्योर mRNA। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या निकल गया, ये इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं या खंडन कहते हैं। 7 एंड पे, इसके 5 प्राइम एंड पे क्या है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन का कैप लगा है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। एक तीसरा कार्य इसमें यह किया जाता है कि जो 3 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड पे पॉली एडिनाइलेशन किया जाता है। क्या करते हैं, पॉली एडिनाइलेशन किया जाता है। तो लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए जाते हैं किसके, एडेनिलिक एसिड के, एडेनिन से बने हुए न्यूक्लियोटाइड के कितने, 200 न्यूक्लियोटाइड लगभग ऐड कर दिए जाते हैं, जो क्या करता है, यह पूंछ की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या किसकी तरह कार्य करता है, पूंछ की तरह कार्य करता है। और यह भी क्या करता है, mRNA को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, RNA स्प्लाइसिंग कहलाती है और या संबंधन कहते हैं, RNA संबंधन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो इस इंट्रॉन को क्या करते हैं, काट करके बाहर निकालते हैं। तो जब ये प्रोटीन एक साथ इसके साथ जुड़ते हैं तो इस संरचना को कहा जाता है स्प्लीशियोसोम, स्प्लीशियोसोम कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे RNA और एंजाइम जुड़ते हैं जो क्या करते हैं, इस इंट्रॉन को क्या करते हैं, काट करके बाहर निकाल देते हैं। तो RNA स्प्लाइसिंग में, ठीक है, ध्यान देंगे कितनी स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कैपिंग होता है और क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है और थर्ड स्टेप क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन या क्या होता है, टेलिंग होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसमें, जब यूकैरियोटिक प्री mRNA बनता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया किस में होगी, केवल यूकैरियोट में होती है। समझ में आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे 5 प्राइम पे क्या जुड़ता है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन। ठीक है, ग्वानिलिक एसिड या 7 मेथाइल ग्वानिन का क्या जुड़ता है, ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, और 3 प्राइम एंड पे क्या जुड़ता है, एडेनिन के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जुड़ते हैं बहुत सारे, इसका पॉली एडिनाइलेशन होता है। अब इसके बाद ये मैच्योर RNA जब बन जाता है तो ये कहाँ पे बना है, कोशिका के केंद्रक में बना है। यहाँ पे देखिए ये कोशिका है, इस केंद्रक में बना है और यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुई। अब ये यहाँ से निकल करके आ जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और जब ये कोशिका द्रव्य में आ जाएगा तो कोशिका द्रव्य में ये जाता है राइबोसोम्स के पास जाता है। अब ये मैच्योर mRNA कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाता है। और राइबोसोम्स क्या करता है, इस पे जो उपस्थित कोड होते हैं उस कोड को क्या करता है, पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया। तो आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो भी जेनेटिक कोड, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, भाषांतरण और ट्रांसफर RNA की संरचना हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर RNA की संरचना और जेनेटिक कोड। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।